हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में H2O2 के रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। वो एसिड बेस टाइट्रेशन का मेथड था। ठीक है, तो मॉनिटरिंग में ही हम लोग अगला पार्ट करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो बच्चों उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे प्रूव किया गया था लैब के अंदर। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं टॉपिक इसमें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देखें क्या कर सकते हैं कि हमारा इसमें आएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। पहले तो हमें एक इक्वेशन बनाना होगा ईस्टर का। तो आप ईस्टर कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। हम CH3COO C2H5, ये एक बच्चों ईस्टर होता है। इसका हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराना है। और चूंकि हम अभी बताएं आपको ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहलाता है, मतलब ये किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, एसिड के प्रेजेंस में होगा। और एसिड को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं H प्लस से। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ये ईस्टर दो पार्ट में बच्चों ब्रेक कर जाता है। ये एक्चुअली 10th में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। तो ये आ जाएगा COOH और ये है H। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल आएगा यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल। खैर हमें अभी रिएक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि ये बनता कैसे है। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, इसके प्रोडक्ट लिखने का तरीका अलग होता है। आप ऐसा मान लें कि जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिटिक एसिड और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन रहा। अब बच्चों जैसे हम सारे रिएक्शन को डील किए थे उसी तरीके से हम यहाँ भी इसको डील कर रहे हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, T=0 का टाइम ले लेंगे। अब बताएं कि हमारे पास इनिशियली कुछ मोल ईस्टर होगा, ये एक्चुअली इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आप मान सकते हो। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन, ये क्या बच्चों, कंसंट्रेशन इनिशियली। अब बताओ वाटर तो एक्सेस होगा, क्योंकि वाटर जो यहाँ पे बच्चों वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब वाटर के अंदर ही हम लोग ईस्टर को ऐड कर रखे हैं, डाल रखे हैं। तो यहाँ पे अभी एसिड नहीं बना होगा, क्योंकि T=0 पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो अल्कोहल भी नहीं बना होगा। अब हम सोचते हैं कि किसी टाइम टी के बाद, कुछ समय टी के बाद क्या हुआ होगा कि ये रिएक्टेंट घटा होगा एज यूजुअल, जैसे हम लोग बाकी सारे रिएक्शन में करते थे। तो ये A-X हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग X अमाउंट इसका हाइड्रोलाइज हो चुका है। तो वाटर के अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सोचें कि हाइड्रोलाइज होने से X मोल ये बन जाएगा और X मोल बच्चों ये बन जाएगा। फिर सोचते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अगर इस रिएक्शन को जज करते हैं तो ये T=∞ लेंगे बच्चों। अब देखें ये रिएक्टेंट लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लगभग जीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे एज्यूम करना होता है। तो इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट को क्या मान लिए बच्चों, जीरो। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया है, बट एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है। ये ए अमाउंट आ जाएगा बच्चों, ये भी क्या आ जाएगा, ए अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब सोचें कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो के बराबर हम लोग यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, के बराबर हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते 1/T। के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1/T चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे। अब बताएं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितना बच्चों, ए। तो ये आ जाएगा हमारे लिए
ए। नीचे फिर से देखें टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन, तो ये बच्चों हमारे लिए कितना आ जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इसी को रिप्लेस करना, सारे पार्ट में हम लोग यही काम करते हैं कि पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग के का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, इसको रिप्लेस करते हैं कि a अपॉन ए माइनस एक्स का रेशियो क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट होगा वो हम कैसे करेंगे, तो रिप्लेसमेंट को समझने के लिए बच्चों आपको कुछ ऐसा एज्यूम कर लेना है कि मान लीजिए ये जो तीन टाइम लिए हैं, t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू t है और t इक्वल्स टू इंफिनिटी है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का रिएक्शन होगा तो उसका जो ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करा के करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तीन टाइम था आपके पास, तो आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि हमारे पास इस तरह का तीन पार्ट में सॉल्यूशन है। ये जो तीन टाइम है बच्चों, इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि स्टर को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में क्या कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं। सोचिए हमारे पास तीन सॉल्यूशन है। अब देखें ये t इक्वल्स टू 0 टाइम का हम लोग मान लेते हैं, ये t इक्वल्स टू t टाइम का मान लेते हैं, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम का हो जाएगा। अब देखें इसमें मान लें कि आपको स्टर है, इसमें भी हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि स्टर का सॉल्यूशन है, और बाहर से हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर पता करने के लिए इसके अंदर हम बेस डालेंगे, और बेस यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या सेलेक्ट करते हैं, NaOH सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हम लोग बेस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि ये NaOH इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जा रहा है। अब सोचें कि NaOH ये तो बेस है बच्चों, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोचें कि जब हमारा टाइम 0 है तब टी टाइम पे देखें, टी टाइम पे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, स्टर होगा, और स्टर एसिड नहीं है, लेकिन हमारे पास ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट तो हम लोग इनिशियल ही डाले थे, इसका मतलब ये कि t इक्वल्स टू 0 पे इसके अंदर H प्लस कंसंट्रेशन होगा, जो कहां से आया होगा बच्चों, कैटलिस्ट से आया होगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम NaOH का कंज्यूम होगा। अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन से जाएं तो यहाँ पे बोला जाता था कि मिली इक्विवेलेंट एसिड का बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट बेस का। तो उसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसको बच्चों, और हम यहाँ पे ये कह पाएंगे कि यहाँ पे जो V नोड होगा, मान लीजिए ये V नोड इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसमें हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि V नोड जो है बच्चों वो NaOH का वॉल्यूम है जो कि 0 टाइम पे, और ये होगा हमारा Vt जो t टाइम के बाद रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं V इंफिनिटी। मतलब हम डायरेक्टली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि कितने टाइम पे कितना NaOH रिक्वायर्ड हुआ है इस पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो हमारा V नोड Vt और V इंफिनिटी एज्यूम किया गया। और अगर आप सोचें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, तो आपको ये पता चलेगा कि V नॉट जो होगा, क्या होगा बच्चों, V नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एसिड के कंसंट्रेशन का। तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर देखें तो t इक्वल्स टू 0 पे जो भी वॉल्यूम NaOH का रिक्वायर्ड हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज हुआ होगा बच्चों, तो H प्लस को न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि यहाँ पे एसिड तो बना ही नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H प्लस रहा होगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, Vt का मतलब हुआ कि t टाइम के बाद जो NaOH रिक्वायर्ड होगा। अब सोचें कि यहाँ पे अगर आप NaOH डालेंगे तो ये NaOH किस किस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस रहा ही होगा, क्योंकि ये तो अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें भी H प्लस डाले थे कैटलिस्ट के फॉर्म में, इसमें भी डाले थे, इसमें भी डाले थे, तो H प्लस तो तीनों सॉल्यूशन में है,
तो अगर हम जितना भी NaOH इसमें डालेंगे वो सारा का सारा क्या करेगा, जो भी यहाँ एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ क्या क्या एसिड होगा, तो पहला तो H प्लस कंसंट्रेशन रहा होगा बच्चों, क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है, सब जगह पे एक ही रहा होगा। और इस समय पे एक नया एसिड और बन गया होगा, वो कौन सा बन गया होगा, देखिए T टाइम पे स्टर और एसिड दोनों प्रेजेंट है, तो एसिड ये वाला जो है इसको भी NaOH न्यूट्रलाइज करेगा बच्चों, तो ये हम और इसमें X जोड़ देंगे। ये आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, दूसरा। सिमिलरली आप ये वाले में भी अगर लिखें, हम यहाँ से ऐसे दिखा रहे हैं बच्चों, हम ये इक्वेशन इसके लिए बना रहे हैं, तो सोचें कि T इन्फिनिटी टाइम पे जो वॉल्यूम NaOH का रिक्वायर्ड होगा वो किसको किसको न्यूट्रलाइज करने में खत्म होगा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा H प्लस को, चूंकि H प्लस तो हमारा शुरू से ही रहा है, और यहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि T इन्फिनिटी पे देखें तो ये एसिड भी बन चुका, और कितना एसिड बना बच्चों, तो वापस A बना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, A और जोड़ देंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, थर्ड हो गया। अब हमारा रिप्लेसमेंट आराम से हो सकता है। अब इसी तीनों इक्वेशन को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ध्यान से देखें, हमें A चाहिए और A माइनस एक्स चाहिए, तो हमें लग रहा है कि ये H प्लस है और यहाँ H प्लस प्लस A है, तो यहाँ से A निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो अब सोचिए अगर थर्ड इक्वेशन में, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन में अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को घटा दें, तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, थर्ड में से माइनस कर देंगे पहले इक्वेशन को। किसको माइनस करेंगे, पहले इक्वेशन को। तब सोचे यहाँ पे A जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। थर्ड इक्वेशन में क्या था बच्चों, V इन्फिनिटी, थर्ड इक्वेशन में क्या था, V इन्फिनिटी, और ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस किए 1 से, तो t इक्वल्स टू 0 पे था, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा V नॉट। तो देखें एक प्रोपोर्शनलिटी आ गया। उसी तरीके से बच्चों अगर हम बोले आपको कि आप क्या कर सकते हैं कि अब हमें A माइनस एक्स निकालना, तो सोचे A और X दूसरा और तीसरा इक्वेशन में है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन में आप सेकंड वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो अब देखिए क्या आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों A माइनस एक्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे किसके, तो ये थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन में तो आपको V इन्फिनिटी ही मिलने वाला है, और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या मिल जाएगा, VT मिल जाएगा। तो अब देखिए ये भी आ गया प्रोपोर्शनल, ये भी आ गया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया V इन्फिनिटी माइनस V नोड का, और A माइनस एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया V इन्फिनिटी माइनस VT का, तो हम ऐसा कह पाएंगे कि A अपॉन A माइनस एक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, या आप इक्वल भी कर सकते, क्योंकि रेशियो कट जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आ जाएगा V इन्फिनिटी माइनस हो जाएगा बच्चों V नोड, और डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस V इन्फिनिटी माइनस VT। तो यहाँ पे भी देखिए एक इक्वेशन आ गया, और अगर आपको याद होगा तो हम पीछे के लेक्चर में भी, ठीक है, ऐसा इक्वेशन याद करने के लिए बोलते थे आपको कि ये दोनों फॉर्मेट याद रखना आपको, कि ये x वाला टर्म प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से रिलेट हो रहा था, आप इसको याद रख सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो अब बताएं कि क्या हम फाइनल इस रिएक्शन का K निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो K बराबर आ जाएगा बच्चों 1/T, और ये आ जाएगा ln, ठीक है। अब देखें क्या आ रहा है, ये आ जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स, ये रेशियो किसके इक्वल हो चुका बच्चों, ये हो चुका V इन्फिनिटी माइनस V नॉट का, और ये आ जाएगा फिर से नीचे V इन्फिनिटी माइनस VT का। तो यही एक्सप्रेशन है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, जिससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारा ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक कंडीशन में, ये ध्यान रखें, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब बहुत बच्चे को डाउट हो रहा होगा कि हम ये प्रूफ कैसे करेंगे,
तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में जानते हैं बच्चों। तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, वी नोट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। वी नोट के बारे में हम लोग क्या बोले थे बच्चों, तो ये है वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। ये क्या है बच्चों, NaOH रिक्वायर्ड किस टाइम पे, तो एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। उसी तरीके से अगर आप Vt के बारे में सोचे तो Vt क्या होता है, ये भी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड एट t इक्वल्स टू t, किसी टाइम t पे है। अब यहां से देखें, अगर हम V इंफिनिटी की बात करते हैं तो भी ये इसी तरीके से होगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। और इतना आपको पता है कि k यहाँ पे क्या होता था, रेट कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो ये आप एक्सप्रेशन याद रखें। अब इसी में सवाल थोड़ा बहुत आपको चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बताऊं, तो ये अगर आपको कभी ऐसा कंडीशन देता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि इनिशियली एसिड प्रेजेंट नहीं था, मतलब कैटलिस्ट यूज नहीं किए थे, तो इसका मतलब हुआ कि वी नॉट रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, वी इंफिनिटी ऊपर बच जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ कैटलिस्ट इज एब्सेंट, अगर कैटलिस्ट एब्सेंट हो गया बच्चों, तो वी नोट का वैल्यू हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उस समय वॉल्यूम रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। तो फाइनल हमारा ये जो के का एक्सप्रेशन है वो आपको कैसा दिख सकता है, ये सब सवाल में कंडीशन लगा के पूछा जा सकता। दिया जाएगा 1/t ये अब सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा वी इंफिनिटी, और नीचे बच्चों बच जाएगा वी इंफिनिटी माइनस ऑफ वीटी। तो ऐसा एक्सप्रेशन भी आ सकता ऑप्शन में, ठीक है। तो ये Vt है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। अब बात आता है किसके ऊपर, न्यूमेरिकल सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल सवाल बच्चों हम आपको एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द, सब में वही सिचुएशन आता है, व्हाट इज the relation between V naught, V infinity, Vt and V infinity if 75% ester gets hydrolyzed, ठीक है। तो अब देखें इस तरह के सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। अब सोचे कि ये जैसे ही बोला ना 50% ईस्टर हाइड्रोलाइज हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ से A/A-X का रेशियो पता चल जाएगा। इसका मतलब इनिशियली हम लोग बच्चों कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। अब सोचे नीचे A-X है, मतलब ये बचा हुआ है, तो बचा हुआ मतलब ये 50% खत्म हो गया। तो बचा हुआ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इनिशियली आप या तो 100 यहाँ पे रख दें, और x जो होता है वो डिकम्पोज अमाउंट होता है, तो कितना परसेंट हुआ, 75%, तो आप यहाँ पे 75 भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो ये 100 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो ये कितना रहा बच्चों, बढ़ा ना, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा V इंफिनिटी माइनस V नॉट
डिवाइडेड बाय वी इंफिनिटी माइनस वीटी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ईस्टर का हाइड्रोलिसिस को हम लोग डील कर सकते हैं।